Hello, my dear student of standard ninth, and today we are going to continue with our second part of chapter number 8. As I promised you that we are going to see the basic feature of the constitution. As we know it very well that our constitution come into force on 26 January 1950, and it is the largest and the most descriptive constitution we can say. वेल मैं तो ये कहूँगा कि एज ए इंडियन सिटीजन हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज तो होना ही चाहिए. ओके, सो हियर इज अवर फर्स्ट पॉइंट, रिटन डॉक्यूमेंट. ओके, सो बिफोर डेट आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग. सो यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप कैनेडा, ओके, इंग्लैंड, इसराइल, न्यूजीलैंड, कुछ कंट्रियों को सेट किया हुआ है. एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कंट्रीज विदाउट कोडिफाइड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स ये जो कंट्रीज यहाँ पे जो रेड मार्क में दिए हुए हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है ही नहीं. ओके, सो दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट, रिटन डॉक्यूमेंट. सो ब्रिटेन एंड इसराइल का यहाँ पे ओनली नाम दे हैव मेंशन, एंड दे आर द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ, अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन एज वेल एज डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब डिटेल है, पर कितना डिटेल है कि उसकी साइज़ क्या है. सो वेल यू हैव टू बी रिमेंबर ओनली दिस थिंग डेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शंस, 395 आर्टिकल्स, 8 अपेंडाइज जो भी 12 हो गई हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें शो बताई गई हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसे फंक्शन करेगी, फंडामेंटल राइट्स इज गिवन. ओके, पॉलिसी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पॉलिसीज वो सब दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसके. Election Commission, how does it going to be work in our country, and government institution, many things regarding minorities, scheduled caste, and all such kind of things are detailed in detail. It is given in the constitution itself. Okay, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ अ सिंगल सिटीजनशिप. सी फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर अ सिटीजन ऑफ अ यूएसए. हम लोग यूएसए में रहते हैं और फ्लोरिडा नाम के स्टेट में रहते हैं. सो अगर हम लोग फ्लोरिडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, देन वी आर हैविंग 2 सिटीजनशिप. वन फ्लोरिडा स्टेट की सिटीजनशिप होगी एंड सेकेंड यूएस गवर्नमेंट की होगी. सो दे आर हैविंग डुअल सिटीजनशिप. ऐसा पहले हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था. जम्मू कश्मीर की भी सिटीजनशिप थी और इंडिया की सिटीजनशिप भी थी. बट 5 अगस्त 2019 को हमारी गवर्नमेंट ने समहाउ जम्मू कश्मीर को हमारे इंडिया के मेन लैंड के साथ मर्ज कर लिया. एंड वी आर हैविंग ओनली सिंगल सिटीजनशिप, नॉट लाइक यूएसए. यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी एग्जांपल आपको शो किया गया है, बट ये बुक थोड़ी पुरानी है तो उन लोगों ने अभी तक आई थिंक अपडेट नहीं किया होगा. ओके, बट यू हैव टू बी शोन ओनली इन प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर यू कैन मेंशन यूएसए ऑल्सो. लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई कैन से. वेल हियर इट इज़ गिवन डेट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है. फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? देखो, हम लोगों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बहुत ही स्मार्टली सारे जो पावर्स हैं ना, किसी एक को इंसान को नहीं दिए. कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना. अगर कोई मिसयूज भी करेगा तो कुछ लिमिटेड पावर्स का ही मिसयूज कर पाएगा, सारे पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाएगा. ओके, तो जो भी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं वो स्टेट लिस्ट में जाता है. जो भी पावर्स या जो भी मतलब जो चीज़ें होती हैं वो अगर यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है तो यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना. एक और भी लिस्ट है जिसके हम लोग बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग यूनियन लिस्ट की बात कर लेते हैं. इन यूनियन लिस्ट देयर आर 97 सब्जेक्ट. सो 97 सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट? वेल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, अगर हमारा आर्मी का वर्क है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पावर में आता ही नहीं है. ओके, सेम वे इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स दे रखा है, एटमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कवर होती है. अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स हैं. एंड यहाँ पे उनके सब्जेक्ट जो हैं डेट इज़ लॉ एंड ऑर्डर आ गया. ओके, इंस्टीट्यूशन आ गया, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, हेल्थ, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड, आई थिंक पुलिस फोर्स, दे आर फॉरगेट टू मेंशन इट, पर वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है. ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर कभी कभी लगे स्टेट गवर्नमेंट को कि उनका पुलिस फोर्स कम पड़ रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजर्व पुलिस फोर्स की डिमांड भी कर सकते हैं. ओके, लेट अस मूव टू द थर्ड कैटेगरी,
विच इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट, जो मेरे आप फोटो के नीचे देख रहे हो। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट को मिलके काम करना पड़ता है, और वो सब्जेक्ट जो है वो दोनों गवर्नमेंट अच्छे से काम करते हैं। वेल वो क्या हो सकते हैं? वेल दे आर क्रिमिनल, क्राइम होता है ना कभी कभी स्टेट, क्राइम में तो बहुत सारे स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, और सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, क्राइम करने के बाद जो इंसान है वो दूसरे स्टेट में चले जाता है, तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। एंड इसके अलावा 47 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। अब मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो ना स्टेट में आता है, ना सेंट्रल में आता है, ना कॉन्करेंट में आता है, तो उसका हम क्या करेंगे? वेल फिर वो बन जाता है हमारा रेजिडरी पावर, जो ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपके लिए फर्स्ट लाइन रीड करता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफाइड, है ना, उसका कोई मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं है, अलॉटेड टू द यूनियन लिस्ट और स्टेट आर इंक्लूडेड इन द रेजिडरी पावर। तो जहाँ जो ना स्टेट में आता है ना यूनियन में आता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो क्या बन जाता है? रेजिडरी पावर, है ना। और ये रेजिडरी पावर कौन इसको कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है ना, वो भी हम लोग क्या करते हैं, आपस में स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक्साइज, ओके, कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जबकि सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं। सो आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ टॉपिक की, डेट इज़ अ यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। क्लास रिमेंबर वन थिंग, इन हमारे कंट्री में देर आर 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी शुड बी देयर, एंड एमरजेंसी से प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एमरजेंसी मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। नेशनल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रिबेलियन। सी एक्सटर्नल अटैक क्या होता है? जब कोई दूसरा कंट्री हमारे कंट्री पे अटैक करेगा। आर्म रिबेलियन यानी जैसे पाकिस्तान में होता है ना, उनकी आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर को बंदी बना लिया और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया। तो ऐसा तो इन केस इंडिया में तो होना मुश्किल है, बट ऐसा अगर होता है तो उस टाइम पे क्या होगा? एमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, नेशनल एमरजेंसी। एंड सेकंड जो पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाना। सपोज कोरोना वायरस कुछ कोई कंट्री में पर्टिकुलरली स्प्रेड हो रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, एंड तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड जो थर्ड टाइप की एमरजेंसी होती है, डेट इज़ द फाइनेंशियल एमरजेंसी, जिसमें पैसे से रिलेटेड कुछ इशू हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा लोन ले लिया हो, या फिर करेंसी कुछ ज़्यादा मार्केट में आ गई हो, तो इस तरह की मतलब एमरजेंसियाँ डिक्लेयर की जा सकती हैं। और जब एमरजेंसी डिक्लेयर होती है ना, तब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट कुछ नहीं होता है, बस पूरा कंट्री सिंगल यूनिट एज ए वर्क करता है। यू कैन से यूनियन लिस्ट, वहाँ पे फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट या कुछ रह ही नहीं जाएगा। नाउ मूविंग टू द 6th पॉइंट, दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहें तो हमको पहले हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम समझना पड़ेगा, जिसमें आते हैं 2 हाउसेस, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, लोकसभा अपर हाउस है कि लोअर हाउस है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो मेरा फिंगर देख रहे हो, ये एल शेप बना रहा हूँ मैं। एल फॉर लोअर सभा लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, तो अपर हाउस राज्यसभा ही बच जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। तो लोकसभा या राज्यसभा हमारे यहाँ पे फंक्शन करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री, है ना। एंड जो राज्यसभा होती है उसमें 250 मेंबर्स, हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, है ना। राज्यसभा लोकसभा में 545 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग 8th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। एंड जो लोकसभा का टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। इन एवरी 5 ईयर्स लोकसभा के इलेक्शन होंगे, एंड मेंबर्स अगर रिपीट नहीं हो तो चेंज हो जाते हैं। एंड राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है ना। तो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द पॉइंट नंबर 7, डेट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जुडिशरी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी क्या हो सकता है कि वो लोग कोलैबोरेशन करके कुछ घपला भी कर सकते हैं, पब्लिक के पैसे का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसके मतलब एक बॉडी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग ही कर दिया, डेट इज कॉल्ड द जुडिशरी। जुडिशरी यू ऑल्सो स्टडीड इन स्टैंडर्ड। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं। हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट तो है ऑन एन एवरेज, कुछ जगह पे थोड़ा इश्यूज है, वो आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बट मेजरली हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर वो जो स्टेट में सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स और बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं।
सो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हेल्प ले सकते हैं, है ना। चलो आगे पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। दैट इज़ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कभी कभी चेंजेस करना पड़ता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। तो अब ये अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा, तो सिंपल मेजोरिटी से होता है, पर यहाँ पे 2 तरह की मेजोरिटी शो की गई है। अगर कोई सिंपल कोई अमेंडमेंट करना है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो हम लोग सिंपल मेजोरिटी से प्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर कोई खास चेंज करना हो तो हमको वहाँ पे चाहिए 2, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सेकंड पॉइंट नंबर 8 के अंदर सब पॉइंट में सेकंड 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सा है, उसमें वोटिंग राइट चाहिए। एंड कभी कभी यूनियन लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम होता है, तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जहाँ पे 2/3 और 50% होना चाहिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को जब मर्ज करना था ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत थी, एंड वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको 50% की मतलब रिजोल्यूशन पास करना था, और उसके बाद वो इंडिया में मर्ज हो जाता है। बट सिंस जम्मू कश्मीर में तो वी कैन से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल था, राष्ट्रपति शासन था, जब मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो गवर्नर कैन इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजन। तो गवर्नर ने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया एंड होता। अदरवाइज़ कोई लोकल गवर्नमेंट होती तो आई डोंट थिंक कि जम्मू कश्मीर को मिलने देते। एनी हाउ सी यहाँ पर एक तरह का रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, एंड वही सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया जाता है। फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी डिस्कस, एंड मेजोरिटी कंसर्न होना चाहिए। चलो हम लोग अपने पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। डेट इज़ एडल्ट यूनिवर्स एडल्ट सेपरेटनेस। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको 18 ईयर्स की एज में, और अगर हमारे पास वोटिंग राइट है तो हम लोग इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वेल पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। एंड लोकल गवर्नमेंट मीन्स लोकल गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, या तो हम लोग शहरों में रहते हैं तो एएमसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे, या अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो लोकल होगा सरपंच लेवल का इलेक्शन। गॉट इट। और हमको अपना वोट अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं, इवन अनपढ़ इंसान भी अपना वोट दे सकता है ना। और 1 पर्सन 1 वोट का हमारे यहाँ पर एक रूल है, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर में भी देखेंगे। सेक्युलरिज्म आई डोंट थिंक कुछ ज़रूरत है डिस्कस करने की, वी ऑलरेडी डिस्कस इट, बट तो भी एक बार मैं फटाफट से बोल देता हूँ। सिंस इंडिया इज़ नॉट बिलीविंग इन, फॉर इंडिया ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, एंड इंडिया ने कोई अपना स्पेशल रिलीजन नहीं रखा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, हियर पीपल आर ऑल द रिलीजन्स आर इन्वाइटेड, एंड उनको मतलब राइट है हमारे कंट्री में रहना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजन। इवन दे कैन चेंज देयर ओन रिलीजन, एंड इवन दे, बट वो बाई फोर्स नहीं होना चाहिए। गॉट इट। नाउ जुडिशरी रिव्यू, ये थोड़ा टेक्निकल है तो आपको देखना पड़ेगा। सी जुडिशरी रिव्यू एक तरह का मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई कंप्लेन करने नहीं जाता है। से फॉर एग्जांपल दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो क्या वहाँ पे जो कोर्ट वाले होंगे वो कैसे बैठे रहेंगे, तो वो अपना जुडिशियल रिव्यू वो डायरेक्टली अपना डिसीजन सुना सकते हैं, वो किसी का वेट नहीं कर सकते। और कभी कभी हमको लगता है कि पास्ट में हमने जो डिसीजन सुना है वो शायद गलत हो, तो इसके लिए मतलब पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, यानी इस तरह के मतलब लेटर्स इशू किए जाते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। ओके। वेल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, पर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको क्यों दी गई है, क्योंकि हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, है ना, डिग्निफाइड लाइफ अच्छे से ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो, है ना, इसलिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बात की गई है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन की, मीन्स जो 6 ईयर टू 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब एजुकेशन का राइट होना चाहिए। वो लोगों से आप कोई भी मजदूरी का काम नहीं करवा सकते, बराबर। तो let us move to the next point, and I think it is our last slide. Directive principle of the state policy.
सी हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है और उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक आदर्श, एक मतलब आइडल हम लोगों ने मतलब प्रिंसिपल्स बनाए कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे 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 वर्क कर सकती है, पर वो स्टेट गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता है। वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। मैं एक रीड कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट. दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड अ डायरेक्शन ऑफ द फॉर स्टेट गवर्नेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग सो दैट दे आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. इस तरह का उनको गाइडेंस देते हैं. अब वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे, वो मतलब उन पर कोई मतलब बंधन नहीं है कि वो उसको फॉलो ही करेंगे. एंड कोई भी सिटीजन मतलब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस भी नहीं कर सकता कि ये लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं. ओके, इट इज़ फॉर सेट ऑफ रूल जो नॉर्मली दिया गया है. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा कि प्रोविज़न फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड द ट्राइब्स. हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड 6 में हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है ना वो 4 वर्न्स में डिवाइड था, है ना. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य. जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो आते हैं ये तो मतलब सुपीरियर बन गए, बाकी शूद्र सबसे लोअर माने जाते हैं. तो हज़ारों सालों से उनको मतलब निगलेक्ट किया गया है, उनको डेवलपमेंट का मौका ही नहीं मिला. ना गवर्नमेंट वांट कि अगर हमको अपने कंट्री को आगे ले जाना तो इन लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा. सो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मतलब व्यवस्था की है और इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, इनको गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शन दिए जाते हैं. बहुत जगह पे कंट्रोवर्सी होती है कि अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, बट अवर पॉलिटिशियंस इस पर पॉलिटिक्स ही खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं. बट ये ज़्यादातर कंट्रियों में नहीं होता है, पर पता नहीं हम लोग क्यों चला रहे हैं. बट सिंस आवर कंट्री तो हमको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा. वेल, टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क आपका ये होगा कि आपको ये 7 जो MCQ दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे, यू हैव टू सॉल्व इट. एंड आप मुझे फिर जैसे आप ये मुझे सारे आंसर्स लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर देना. ओके गाइस, आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.